Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is global cooling pledge. तो हम जानेंगे global cooling pledge के बारे में. Global cooling pledge signed by 63 countries including US, Canada and Kenya at COP28 commit to reducing cooling emission by at least 68% by 2050. जो ग्लोबल कूलिंग प्लेज है इसको साइन किया गया है 63 कंट्री के द्वारा, जिसमें कि यूएस, कनाडा और केन्या भी है. COP28 के समिट के दौरान इसमें कमिट किया गया है कि रिड्यूस किया जाएगा कूलिंग एमिशन को कम से कम 68% तक 2050 तक. Cooling emission arising from refrigerant and energy used in appliances like AC and refrigerator currently account for 7% of global greenhouse gas emission and expected to triple by 2050. और जो कूलिंग एमिशन है जो कि अराइज होता है रेफ्रिजरेंट के कारण या जो एनर्जी उपयोग होता है अप्लाइंसेज जैसे कि एसी या रेफ्रिजरेटर में, इसके कारण करेंटली ये 7% ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस का एमिशन करता है और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये बढ़ के ट्रिपल हो जाएगा 2050 तक. रेफ्रिजरेंट जैसे कि आपका हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हो गया, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, ये कंट्रीब्यूट करता है सिग्निफिकेंटली ग्लोबल वार्मिंग के लिए. हाइड्रोफ्लोरोकार्बन 134A जो कि ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल रखता है 3400 टाइम अधिक CO2 के कंपेरिजन में. The solution includes phasing out of hydrofluorocarbon, promoting climate-friendly chemical, proper disposal of refrigerant, and exploring way to cooling building without relying on air conditioner. और इसका सॉल्यूशन ये है कि फेज आउट किया जाए हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को, प्रमोट किया जाए क्लाइमेट फ्रेंडली केमिकल को, प्रॉपर डिस्पोज किया जाए रेफ्रिजरेंट को और एक्सप्लोर किया जाए तरीके को ताकि कूल किया जा सके बिल्डिंग को बिना डिपेंड हुए एयर कंडीशनर के ऊपर. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेंटियागो नेटवर्क. तो हम जानेंगे सेंटियागो नेटवर्क के बारे में. एट COP28 द ड्राफ्ट टेक्स्ट फॉर सेंटियागो नेटवर्क अ कोलैबोरेटिव फ्रेमवर्क टू असिस्ट वल्नरेबल डेवलपिंग कंट्री इन मैनेजिंग क्लाइमेट इंड्यूस्ड लॉसेस एंड डैमेज हैज बीन अडॉप्टेड. COP28 के समिट के दौरान जो ड्राफ्ट टेक्स्ट था सेंटियागो नेटवर्क का, ये एक कोलैबोरेटिव फ्रेमवर्क है जो कि मदद करेगा वल्नरेबल डेवलपिंग कंट्री का मैनेज करने में क्लाइमेट इंड्यूस्ड लॉस और डैमेज को. इसको अडॉप्ट किया गया है. Santiago network was established at COP25 in Madrid at part of Warsaw International Mechanism for Loss and Damage. और जो सेंटियागो नेटवर्क है इसको इस्टेब्लिश किया गया था COP25 में जो कि आपका मैड्रिड में हुआ था और ये आपका पार्ट था वार्सा इंटरनेशनल मैकेनिज्म फॉर लॉस एंड डैमेज का. नेटवर्क ऑब्जेक्टिव इज टू कनेक्ट वल्नरेबल डेवलपिंग कंट्री विद टेक्निकल असिस्टेंस, नॉलेज एंड रिसोर्सेज. The resources are needed to address climate risks such as rising sea level, melting glacier, storm, flood. जो नेटवर्क है इसका ऑब्जेक्टिव है कि कनेक्ट किया जाए वल्नरेबल डेवलपिंग कंट्री को, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाए, नॉलेज और रिसोर्सेज को. जो रिसोर्सेज है ये आवश्यकता पड़ रही है एड्रेस करने के लिए क्लाइमेट रिस्क को, जैसे कि राइजिंग सी लेवल हो गया, मेल्टिंग ग्लेशियर हो गया, स्टॉर्म हो गया, फ्लड हो गया, इन सब में ये मदद करेगा. नेक्स्ट टॉपिक हमारा वॉलंटरी कोड ऑफ इथिक बाय द ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री. तो जो वॉलंटरी कोड ऑफ इथिक है ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री का, इसके बारे में हम जानेंगे डिटेल्स में. Major lobby groups including the Internet and Mobile Association of India, E-Gaming Federation and All India Gaming Federation representing top online gaming companies like Dream11, Games 24/7 have voluntarily signed a code of ethics. जो मेजर लॉबी ग्रुप्स है जिसमें कि आपका इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ई गेमिंग फेडरेशन, ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन आते हैं, इन सब ने रिप्रेजेंट किया है टॉप ऑनलाइन गेमिंग को कंपनी को जैसे कि Dream11, Games 24/7 को, और एक वॉलंटरी साइन किया है कोड ऑफ इथिक को. ये कोड ऑफ इथिक होता क्या है? Code of ethics is a set of principles or guidelines that outline acceptable and expected behavior within a particular organization, profession or industry. जो कोड ऑफ इथिक है ये एक सेट है प्रिंसिपल या गाइडलाइंस का जो कि आउटलाइन करता है एक्सेप्टेबल और एक्सपेक्टेड बिहेवियर को पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, प्रोफेशन या इंडस्ट्री के लिए. Is typically address issues such as integrity, honesty, fairness, transparency, and accountability, guiding individual or entities to uphold ethical standard in their action and interaction. ये टिपिकली एड्रेस करता है जो इश्यू है इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का, गाइड करता है इंडिविजुअल और इंटाइटीज को कि वो अपहोल्ड करे इथिकल स्टैंडर्ड को अपने एक्शन और इंटरेक्शन में. ऑनलाइन गेमिंग होता क्या है? ये रिफर करता है वीडियो गेम या मोबाइल गेम को जिसको कि प्ले किया जाता है इंटरनेट के मदद से अलग अलग डिवाइसेस में, जैसे कि मल्टीप्लेयर ऑनलाइन बैटल एरेना गेम हो गया, फर्स्ट पर्सन शूटर गेम हो गया, मैसिव मल्टीप्लेयर ऑनलाइन रोल प्लेइंग गेम हो गया और बहुत सारे और. नीड फॉर कोड ऑफ इथिक इन इंडियन गेमिंग मार्केट. क्यों आवश्यकता पड़ी कोड ऑफ इथिक की इंडियन गेमिंग मार्केट के लिए? Gaming market is projected to reach $5 billion by 2025. The code aims to prevent negative impacts such as addiction and suicide due to financial losses. Additionally, promoting transparency and accountability is crucial as online gaming contributes significantly to India's vision of $1 trillion digital economy.
जो गेमिंग मार्केट है ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि ये बढ़ के $5 बिलियन हो जाएगा 2025 तक ही। और जो ये कोड है इसका मकसद है प्रिवेंट करना जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, जैसे कि ऐसे आपका एडिक्शन होना या सुसाइड करना फाइनेंशियल लॉस के कारण, तो उसको रोकने के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट को, साथ साथ प्रमोट करने के लिए ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को। ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है ऑनलाइन गेमिंग के लिए, क्योंकि ये कंट्रीब्यूट करता है अच्छा खासा इंडिया का जो विजन है 1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी बनने का, उसमें। एम ऑफ ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री कोड ऑफ इथिक, क्या एम है ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री कोड ऑफ इथिक का? द कोड एम्स टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर इंटरेस्ट, प्रमोट इन्फॉर्म चॉइसेस एंड एस्टैब्लिश ए हेल्दी एनवायरनमेंट फॉर ऑनलाइन गेम इन इंडिया। ये जो कोड है इसका मकसद है प्रोटेक्ट करना कंज्यूमर के इंटरेस्ट को, प्रमोट करना इन्फॉर्म चॉइसेस को और इस्टेब्लिश करना एक हेल्दी एनवायरनमेंट को ऑनलाइन गेम्स के लिए भारत में। While the code is not legally binding, it outlines commitments such as undertaking know your customer as per applicable law and providing transparency on winner determination and platform fee। जो कोड है ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, लेकिन ये आउटलाइन करेगा जो कमिटमेंट है, जैसे कि नो योर कस्टमर हो गया, एप्लीकेबल लॉ के अनुसार प्रोवाइड करेगा ट्रांसपेरेंसी को विनर के डिटर्मिनेशन के लिए और प्लेटफॉर्म फी के बारे में। प्रपोज कोड ऑफ इथिक, जो प्रपोज किया है कोड ऑफ इथिक, प्रोटेक्ट कंज्यूमर इंटरेस्ट, यानी प्रोटेक्ट किया जाए कंज्यूमर के इंटरेस्ट को। कंपनी विल इनेबल कंज्यूमर टू मेक इन्फॉर्म चॉइसेस अबाउट ऑनलाइन गेम बाय डिस्क्लोजिंग एवरी मिनट डिटेल। कंपनी जो है वो इनेबल करेगा कंज्यूमर को कि वो इन्फॉर्म चॉइसेस ले ऑनलाइन गेम को लेके, डिस्क्लोज करके हर एक मिनट के डिटेल्स को। क्रिएट करेंगे एक हेल्दी इन्वायरमेंट को ऑनलाइन गेम्स के लिए भारत में, स्प्रेड करके कंज्यूमर अवेयरनेस को जो रिस्क इन्वॉल्व है गेमिंग इंडस्ट्री पे। कंपाइलेंस की अगर हम बात करें तो अंडरटेक नो योर कस्टमर एज पर रिलीवेंट लॉ, वो लेंगे नो योर कस्टमर डाटा को रिलीवेंट लॉ के अनुसार। ट्रांसपेरेंसी, स्पेसिफाई ऑन वेबसाइट द मैनर ऑफ डिटरमाइनिंग विनर एंड प्लेटफॉर्म फी चार्जेस एंड इंश्योर डिपॉजिट आर यूज फॉर गेमिंग, इस्टेब्लिश ट्रांसपेरेंसी ऑन द प्लेटफॉर्म फी चार्ज। वो स्पेसिफाई करेंगे जो वेबसाइट है, जो मैनर है, किस तरीके से वो डिटरमाइन करेंगे विनर को, प्लेटफॉर्म फी क्या चार्ज होगा, इंश्योर करेंगे जो डिपॉजिट उपयोग हो रहा है गेमिंग इंडस्ट्री पे, इस्टेब्लिश करेंगे ट्रांसपेरेंसी को जो प्लेटफॉर्म फी चार्ज किया जाएगा इसको लेके। डिस्टिंक्शन फ्रॉम गेमिंग फर्म, जो डिस्टिंक्शन है इसका गेमिंग फर्म को लेके, तो ये क्लियरली डिफ्रेंशिएट करेगा कि जो फर्म है वो इन्वॉल्व नहीं है गेमिंग में, वो किसी इसी टाइप के एक्टिविटी पे। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी जो है उन्होंने रिलीज़ किया है ड्राफ्ट रूल को ऑनलाइन गेमिंग के लिए। ये आपका एक अमेंडमेंट था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया इथिक कोड रूल 2021 का। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो नोडल मिनिस्ट्री है जो कि रेगुलेट करती है गेमिंग इंडस्ट्री को। इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री इन इंडिया कैन कंटिन्यू टू ग्रो एंड प्रोवाइड इंटरटेनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी while also protecting player and promoting responsible gaming practices। जो ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री है भारत में ये कंटिन्यू ग्रो करेगा, प्रोवाइड करेगा इंटरटेनमेंट और एम्प्लॉयमेंट को अपॉर्चुनिटी को, साथ साथ प्रोटेक्ट करना होगा प्लेयर्स को, प्रमोट करना होगा रिस्पॉन्सिबल गेमिंग प्रैक्टिसेस को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। तो हम जानेंगे आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज रूल दैट आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कैन बी बाइंडिंग और नॉन सिग्नेटरी फर्म अंडर द ग्रुप ऑफ कंपनी डॉक्ट्रिन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रूल दिया है कि जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है ये बाइंडिंग होगा नॉन सिग्नेटरी फर्म के ऊपर भी, ग्रुप ऑफ कंपनी डॉक्ट्रिन के अंतर्गत। This doctrine hold an arbitration agreement can apply to a company that while not a signatory is a member of group of company that is party to the agreement। ये जो डॉक्ट्रिन ये होल्ड करता है कि जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है ये अप्लाई करेगा कंपनी के ऊपर जो कि सिग्नेटरी नहीं है, लेकिन अगर वो मेंबर है ग्रुप ऑफ कंपनी का जो कि पार्टी है इस एग्रीमेंट का, तो उसके ऊपर अप्लाई करेगा। ये रूलिंग मेंटेन कर रहा है कि जो कॉर्पोरेट सेपरेटनेस है ग्रुप कंपनी का, जो इस्टेब्लिश करता है कॉमन इंटेंशन को पार्टी का कि वो बाइंड करे एक नॉन सिग्नेटरी पार्टी को आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में। Court clarified the definition of party under the Arbitration Act, including both signatory and non-signatory party, and the requirement for a written arbitration agreement does not exclude the possibility of binding non-signatory party। कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है जो डिफिनेशन है पार्टी का आर्बिट्रेशन एक्ट के अंतर्गत, जो कि इंक्लूड करता है दोनों ही सिग्नेटरी और नॉन सिग्नेटरी पार्टी को, और जो रिक्वायरमेंट है रिटन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का ये नहीं एक्सक्लूड कर रहा है जो पॉसिबिलिटी है बाइंडिंग नॉन सिग्नेटरी पार्टी को। The judgment stemmed from a plea filed by Cox and Kings Limited in a dispute related to an arbitration agreement। और ये जो जजमेंट है वो दिया गया है जो एक प्ली फाइल किया गया था कॉक्स एंड किंग लिमिटेड के द्वारा, जो एक डिस्प्यूट था जो कि रिलेटेड था आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को लेके। जो 5 टाइप है एडीआर का, कॉन्सलेशन, नेगोशिएशन, मेडिएशन, कोलैबोरेटिव लॉ और आर्बिट्रेशन। तो इन सबको हम जान ले। तो न्यूट्रल थर्ड पार्टी होना चाहिए कम्युनिकेट करने के लिए, पार्टी के साथ एक्सचेंज करने के लिए इन्फॉर्मेशन और सेटलमेंट ऑप्शन को। ट्रेडिशनली ये ऑकर करता है डायरेक्टली पार्टी और द काउंसिल के बीच में, और ये नहीं इन्वॉल्व करता है न्यूट्रल थर्ड पार्टी को। नेगोशिएशन जो है, मेडिएशन क्या है कि एक बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल प्रोसेस है जो कि इफेक्टिवली यूज़ किया जाता है किसी भी टाइम जो कोर्स ऑफ डिस्प्यूट है उस दौरान। कोलैबोरेटिव लॉ की अगर हम बात करें तो दोनों जो पार्टी है वो रिप्रेजेंट
करते हैं कोलैबोरेटिव अटॉर्नी को, और दोनों पार्टी एग्री करते हैं कि वो नहीं लिटिगेट करेंगे। और आर्बिट्रेशन एक न्यूट्रल आर्बिट्रेशन रेंडर करता है डिसीजन को, जिसको कि अवॉइड कहते हैं। उसके बाद ये प्रेजेंट किया जाता है एविडेंस को, तो इस तरीके से ये काम करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अर्ली वार्निंग फॉर ऑल। तो जो अर्ली वार्निंग फॉर ऑल है इसके बारे में हम जानेंगे। अर्ली वार्निंग फॉर ऑल एक इनिशिएटिव है जिसका मकसद है प्रोवाइड करना लाइफ सेविंग अर्ली वार्निंग सिस्टम को, ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके सबको अर्थ पे हैजार्डस वेदर, वाटर, क्लाइमेट इवेंट से एंड ऑफ 2027 तक। ये जो इनिशिएटिव है इसको लेड किया जा रहा है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के द्वारा, जो कि कह रहा है ओवर $3 बिलियन इन्वेस्टमेंट जो है 5 ईयर्स के अंदर किया जाएगा स्ट्रेंथन करने के लिए डिजास्टर रिस्क के नॉलेज को, ऑब्जर्वेशन और फोरकास्टिंग के लिए, वार्निंग डिसेमिनेशन, रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी के लिए। ये जो इनिशिएटिव है ये अलाइन कर रहा है यूएन सेक्रेटरी जनरल एक्सीलरेशन एजेंडा, पेरिस एग्रीमेंट, सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के साथ। दूसरा इनिशिएटिव जो है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को लेके, तो रीजनल इंटीग्रेटेड मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर अफ्रीका एंड एशिया रिम्स, फर्स्ट एशियन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, जिसको होस्ट किया गया था इंडिया के द्वारा 2016 में। कोलिशन किया गया था डिजास्टर रेसिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 2019 में। इंडिया सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम हो गया 2007 का। आईफ्लो मुंबई, सी फ्लो चेन्नई एक्सेट्रा, ये सारे अदर इनिशिएटिव है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए। ग्लोबल स्टेटस ऑफ मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम 2023 रिपोर्ट के अनुसार, जिसको रिलीज किया गया था यूनाइटेड नेशन एंड वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, सिर्फ हाफ ऑफ द वर्ल्ड जो है वो कवर होंगे अर्ली वार्निंग सिस्टम से, मतलब सिर्फ आधा ही वर्ल्ड कवर हो पाएगा इस अर्ली वार्निंग सिस्टम से। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ग्वेना एंड वेनेजुएला। तो जानेंगे क्यों इस पे आया। ग्वेना और वेनेजुएला जो है वो कॉन्फ्लिक्ट में है रिसोर्स रिच इक्वेटोरियल रीजन को लेके। हिस्टोरिकली क्लेम किया जा रहा है इस रीजन को दोनों ही नेशन के द्वारा। ये डिस्प्यूट और ज़्यादा इंटेंसिफाई हो गया जब एक्जॉन मोबिल 2015 ऑयल डिस्कवरी हुआ, जिसके बाद वेनेजुएलन रेफरेंडम ने दिसंबर 2023 में किया गया, जो कि सपोर्ट कर रहा था कि जो आपका एसेक्यूबो एरिया है वो उसका न्यू प्रोविंस होगा। डिस्पाइट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के वार्निंग के बावजूद भी वेनेजुएला ने प्रोसीड किया। ग्वेना ने रिस्पॉन्स किया, रेज करके अपने फ्लैग को अलर्ट किया डिफेंस फोर्सेस को और इंटरनेशनल सपोर्ट के लिए कहा। इंडिया जहाँ पे डायपोटोरिक टाइज है सपोर्ट कर रहा है वो ग्वेना को, ठीक है, भारत के क्योंकि टाइज है। यूएस बैक ग्वेना सॉवरेनिटी, ब्राज़ील रिइंफोर्स किया अपने बॉर्डर को, और चाइना जो है वो डिप्लोमेसी की बात कर रहा है, मतलब सब अपने अपने हितों के हिसाब से डील कर रहे हैं इसको। इस एरिया के बारे में हम जान ले एसेक्यूबा का। तो ग्वेना का जो एसेक्यूबा है ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है जो कि वेस्ट ऑफ एस्क्वेसाबा रिवर के पास पड़ता है। इसको क्लेम किया गया है दोनों ही ग्वेना और वेनेजुएला के द्वारा। ग्वेना क्लेम करता है इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है ये 1899 के पेरिस आर्बिट्रल अवार्ड के अनुसार। ये जो बाउंड्री डिस्प्यूट है ये ओरिजिनेट हुआ था कॉलोनियल पावर जो स्पेन का था वेनेजुएला के केस में, और नेदरलैंड और यूनाइटेड किंगडम था ग्वेना के केस में, और ये परसिस्ट करता है जो इंडिपेंडेंस था वेनेजुएला और ग्वेना का। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों के लोकेशन को, ये वेनेजुएला हो गया, ये ग्वेना हो गया, और ये जो आपका एसेक्यूबर वाला एरिया है जो कि आप ग्वेना के पास आप देख रहे हैं, वेनेजुएला जो है, ग्वेना इधर है। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दिस आर आवर सोशल मीडिया लिंक। फ्रॉम हियर ऑल्सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विद अस एंड गिव अस योर वैल्यूएबल फीडबैक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।